तो बच्चे लोग, हम लोग का रेशो कंप्लीट हो गया। रेशो के बारे में बेसिक में क्या बताया? दो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी का कंपैरिजन। रेशो कैसे निकालते हैं? दोनों क्वांटिटी को अपॉन करके काट देना है। रेशो में जैसे दो क्वांटिटी होता है, वैसे प्रोपोर्शन में क्या होता है? चार क्वांटिटी होता है, मतलब दो रेशो होता है। दो रेशो अगर आपस में बराबर है, दो रेशो आपस में बराबर है, तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन है। इसका मतलब वो प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन क्या आएगा बताया मैं आप लोगों को? ये हम लोगों का प्रोपोर्शन है, ये हम लोगों का एक रेशो है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये दोनों एक रेशो है, एक रेशो है। इस रेशो पे दो क्वांटिटी है, इस वाले रेशो पे दो क्वांटिटी है। ये दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर है। दोनों क्वांटिटी मतलब दोनों रेशो आपस में बराबर है। क्वेश्चन क्या आ रहा है हम लोगों को? ए बी सी डी, ये चार क्वांटिटी में तीन क्वांटिटी दिया हुआ होगा। कोई सा भी तीन क्वांटिटी दे सकता है। ए बी और सी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? ए सी और डी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? चार में से कोई तीन क्वांटिटी दिया रहेगा, चौथा क्वांटिटी हम लोगों को निकालना है। निकालना कैसे है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालना है। जब एक क्वांटिटी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, ये दोनों इंटू हो जाएगा, इज इक्वल टू सी इंटू बी। अब जो निकालना है हम लोगों को, उसको इक्वल टू के इस तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को डी निकालना है हम लोगों को, तो ए दिया हुआ होगा, ए हो जाएगा बराबर के इधर अपॉन में आ जाएगा। मान के चलो ए भी दिया है, डी भी दिया है, सी भी दिया है, बी निकालना है, तो बी को इधर ही रखो, सी को इधर लेके आ जाओ, अपॉन कर लो, सी निकल जाएगा। ये इस पार्ट का सबसे, प्रोपोर्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो गया था जब हम लोगों को ए बी सी डी के जगह, भाई इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि ए बी सी डी में अगर किसी क्वांटिटी को निकालना है तो हम लोगों को एक, दो, तीन, ये तीन क्वांटिटी के जगह सिर्फ दो ही क्वांटिटी दिया हुआ है, सिर्फ दो ही क्वांटिटी दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ए दे दिया है कि ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 12, सी निकालो। अगर दो क्वांटिटी दिया हुआ है और तीसरा निकालने बोल रहा है, तो ऐसा कौन सा प्रोपोर्शन है जिसमें सिर्फ तीन क्वांटिटी होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे क्या होता है? ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू, सॉरी, बी इज टू सी, मतलब ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। इसमें क्या हो रहा है हम लोगों के पास? ए एक क्वांटिटी है, ये बी दोनों एक ही है, और सी एक क्वांटिटी है। एक, दो, तीन, सिर्फ तीन ही क्वांटिटी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोगों को ये समझ जाना है कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। हम लोग को वर्ड्स का कुछ ध्यान रखना है, बताया था मैं। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल प्रोपोर्शन है जिसमें चार क्वांटिटीज हैं। लेकिन अगर तीन ही क्वांटिटी है तो ये वर्ड चेंज हो जाता है। हिंदी में क्या क्या वर्ड बताया था? प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। वितत समानुपात में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन होता है। बीच वाले के लिए सेकंड प्रोपोर्शन यूज नहीं करते हैं। बीच वाला के लिए मीन प्रोपोर्शन या मिडिल प्रोपोर्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यानुपात। इतना चीज एकदम क्लियर है हम लोगों का? परफेक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आज का हम लोग का जो प्रोपोर्शनल का क्लास है वो क्या क्या चीज का है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन
नवोदय का परीक्षा को छोड़ो, चाहे नवोदय का परीक्षा ले लो, चाहे सैनिक स्कूल का परीक्षा ले लो, प्रयास, जितनी भी परीक्षाएं 5वीं के स्तर की होती हैं, उसके बाद छोड़ो, ये 5वीं में खत्म नहीं होने वाला, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। बड़े होने के बाद हम लोग का बैंकिंग का परीक्षा ले लो, जहां पे भी मैथ्स का जरूरत पड़ता है वहां पे इस इस टॉपिक का प्रश्न आना ही आना है। और वो कौन सा आता है प्रश्न? अभी तक जो पढ़े ये सब बच्चे लोग का खेल था, ये तो आप लोग सीख गए हो। ये जो प्रश्न है यही प्रश्न आता है बड़े एग्जाम में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो शब्द को भी ध्यान रखना है हम लोगों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुक्रमानुपात। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपात। देख लेना भाई कैसे लिखा हुआ है आप लोगों के हिंदी के बुक में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कैसे लिखते हैं। व्युत्क्रमानुपात क्लियर है? यस सर। होता क्या है अब देखो, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, दोनों एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर इस बात को अच्छे से समझ गए तो आप लोगों को डायरेक्टली और इनवर्सली एक साथ समझ में आ जाएगा। मैं टेबल बना के करता हूं। एक है हम लोगों का दिन और मजदूरों की संख्या या काम करने वालों की संख्या, ठीक है। दूसरा है, अच्छा इसको मैं 22 वर्षा कर देता हूं ताकि समझने में आसान होगा। पहला हो जाएगा मजदूरों की संख्या, और ये हो जाएगा दिन। दूसरा टेबल मैं कर देता हूं पेन की संख्या, नंबर ऑफ पेन और उसका मूल्य, नंबर ऑफ पेन और उसका। अब इसमें लिखता हूं, देखो मजदूरों की संख्या, एक काम है, एक काम है। काम क्या है? मान के चलो कि हम लोगों के क्लासरूम पे व्हाइट वॉश करना है। हम लोगों का जो क्लासरूम है इस पे क्या करना है भाई? व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश करने के लिए किसका जरूरत है? हम लोग को व्हाइट वॉश करने के लिए मजदूरों का जरूरत है, ठीक है। मेरे को ले दे के 5 मजदूर मिले। कितने मजदूर मिले? 5। ये 5 लोग व्हाइट वॉश का काम कर रहे हैं, तो हम लोग का क्लासरूम तो छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। मान के चलो कि बड़ा सा क्लासरूम है, तो ये 5 लोग व्हाइट वॉश कर रहे हैं, तो इन लोग को 10 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का समय लग रहा है? अब 5 मजदूर के जगह मान के चलो मेरे को 8 मजदूर मिल गए या 10 मजदूर मिल गए। कितने मजदूर मिल गए? 5 मजदूर है, 5 की जगह 10 मजदूर मिल गए। तो 5 मजदूर लोग को वो काम खत्म करने में 10 दिन लग रहा था, 10 दिन में 5 मजदूर पूरा काम कर दे रहे हैं। अब मजदूर 10 हो गए, अब कितने दिन में खत्म होगा? नहीं पता कितने दिन में खत्म होगा। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं कि 10 लोग मिलके इसको कम दिन में कर दिए, अब 5 दिन ही लिख देते हैं। कितने दिन लिख देते हैं? अच्छा ये नंबर को मैं चेंज कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा ना। 5 को मैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, समझने के लिए बस है, 2 दिन कर देता हूं। कितना दिन कर देता हूं? 2 दिन। दूसरा एग्जाम्पल जो है उसको देखो, पेन की संख्या है। आप 5 पेन खरीद रहे हो। कितना पेन खरीद रहे हो? तो आपको पैसा लग रहा है 50 रुपए। कितने पैसे लग रहे हैं? अगर आपको 10 पेन खरीदने हैं तो कितने पैसे लगेंगे? एग्जैक्ट आंकड़ा आ गया भाई आपका तो। अब देखो कंडीशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इसमें देखो 5 पेन है तो 50 रुपए लगा। अगर पेन का संख्या 5 की जगह मैं 6 कर दूं तो कितना रुपए लगेगा? 60 रुपए लगेगा। 10 के लिए 100 रुपए लगा। अगर मैं 12 कर लूं तो 112, 120, 100, मतलब
पेन का संख्या को अगर ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो पैसा भी बढ़ते जाएगा, ज्यादा पैसा लगेगा। पेन का संख्या अगर कम करोगे तो पैसा भी कम लगेगा। चॉकलेट खरीदने गए यार, पेन को छोड़ो, चॉकलेट सबको समझ में आएगा। आपके पास मंच खरीदना है 5 रुपए का, एक चॉकलेट खरीदना है तो कितना रुपए लगेगा? 5 रुपए। 2 चॉकलेट खरीदना है तो, 3 चॉकलेट तो, 4 चॉकलेट तो। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आपका चॉकलेट का संख्या बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका पैसा भी, माने एक तरफ का क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ का क्वांटिटी भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे और एग्जांपल देखो, मान के चलो घर में 5 लोग रहते हैं। घर में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग के लिए जब हम लोग खाना बनाते हैं तो छोटे से गंजी में बन जाता है। नॉर्मल जिस बर्तन पे बनाते हैं इतना बड़ा, उसपे 5 लोग का खाना बन जाता है। अब एक दिन हमारे घर में 5 लोग और मेहमान आ गए, तो कितने हो गए? अब हम लोगों को गंजी छोटा चाहिए वो बर्तन की बड़ा बर्तन चाहिए? मतलब 5 लोग के लिए जितना खाना था, आदमी बढ़ गए तो खाना भी डबल हो जाएगा, और आदमी ज्यादा होंगे तो और खाना ज्यादा होगा। बात समझ में आया? जितने लोग बढ़ेंगे हम लोगों का बर्तन का साइज उतना बढ़ता जाएगा। अब आदमी बढ़ रहे हैं तो खाना भी बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों तरफ का क्वांटिटी एक साथ ग्रो करता है। अच्छा समझ में आ गया ये बात? दूसरा केस को देखो, अब ये काम वाला। मजदूरों का संख्या को हम लोग बढ़ा दिए, 5 मजदूर थे 10 कर दिए, मजदूरों का संख्या बढ़ गया। मजदूरों का संख्या बढ़ा तो दिन भी बढ़ना चाहिए क्या? कम होना चाहिए, उल्टा हो रहा है ना। जैसे जैसे मैं यहाँ पे 15 आदमी लगा दूंगा तो शायद एक ही दिन में कर दें, और 20 आदमी लगा दूंगा तो शायद 10 घंटे में कर दें, है ना। और 40 आदमी लगा दूंगा तो हो सकता है 5 घंटे में काम कर दें। मतलब मैं आदमी जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, समय वैसे वैसे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, समय वैसे वैसे कम होते जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विथ क्रमानुपात। आपको अनुक्रमानुपात और विथ क्रमानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। इसका क्वेश्चन बन कैसे आता है? एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 10 पेन की कीमत 50 रुपए है तो 25 पेन की कीमत कितनी होगी? आंसर निकालने के लिए आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये समझना जरूरी है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा वित्त क्रमानुपात का, कि राशन, कोई अब घर पे राशन है, 5 आदमियों के लिए ये राशन 15 दिन चलता है। अगर आदमी 10 हो गए तो ये राशन कितने दिन चलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। खाना तो उतना ही है, 5 आदमी लोग खा रहे हैं तो 30 दिन चल रहा है, लेकिन आदमी अगर ज्यादा हो जाएंगे तो कम दिन चलेगा ना, कम दिन चलेगा ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है इनवर्सली में। दो चीज होता है, एक, ध्यान से सुनो तो प्रश्न को अच्छे से, इसको समझ गए तो समझ जाओगे। क्या होता है, पहले बार बच्चे लोगों से पूछते हैं परीक्षा में प्रश्न कि 5 आदमियों के लिए 10 किलो दाल का जरूरत है, ठीक है, 25 आदमियों के लिए कितने किलो दाल का जरूरत है? ये डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? डायरेक्टली है। आदमी जैसे जैसे बढ़ेंगे दाल भी तो बढ़ेगा ना, ज्यादा लोग रहेंगे ज्यादा दाल चाहिए, कम होते जाएंगे तो कम दाल चाहिए। बात समझ में है? यही प्रश्न इनवर्सली कैसे हो जाता है? अब दाल का क्वांटिटी कांस्टेंट है, प्रश्न क्या पूछते हैं वो लोग, 5 लोगों के लिए 30 दिन का राशन है, अगर 10 लोग हो जाएंगे तो वो राशन कितना दिन चलेगा? ये इनवर्सली है क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा ना राशन। समझ में आ रहा है? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो प्रश्न डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उस प्रश्न को बना पाओगे। समझ में आ गया डायरेक्टली इनवर्सली? और समझाने का जरूरत है? ठीक है, देखो अब इसका क्वेश्चन मन देखो, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा हम लोगों को। वन व 12 men does
work in 8 days, how many days will be required to complete the same work in, for example, say 6 days? ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं. द कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज 60 rupees. What will be the cost of 15 pens? दो प्रश्न है हम लोगों के पास. पहला प्रश्न है, 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं. 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं. हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज? कितने दिनों में वही, अच्छा यहाँ पे 6 मैन आएगा ना, या तो फिर 1 मिनट रुको. हाउ मेनी मैन्स will be required to complete the same work in 6 days. एक मिनट रुको. 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं. उसी काम को 6 दिनों में कितने आदमी कंप्लीट कर सकते हैं? ये हम लोगों का प्रश्न है. समझ में आया? समझ में आया सबको? दूसरा प्रश्न क्या है? कॉस्ट ऑफ 12 पेन, 12 पेन की कीमत 60 रुपए है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 पेन? तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी? 15 पेन की कीमत कितनी होगी? ठीक है, अब ध्यान दो. पहला काम आपको क्या कर, अच्छा इसके बनता कैसे, इसका टेबल बनाना है. एक टेबल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन, और दूसरा क्या हो जाएगा? डेज. अब इसमें लिख लो, 12 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन में. 12 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं. कितने आदमी, यहां पे आ जाएगा एक्स आपका, कितने आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में. टेबल समझ में आ गया? इस प्रश्न को मैं टेबल के फॉर्म में लिख दिया. 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को कितने आदमी 6 दिन में करेंगे? उसी काम को कितने आदमी 6 दिन में करेंगे? दूसरा प्रश्न क्या है? फैन का संख्या है और कॉस्ट है. फैन का संख्या है और कॉस्ट है. द कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज 60 rupees. 12 पेन की कीमत 60 रुपए है. 12 पेन की कीमत 60 रुपए है. तो लिख लो 12 पेन का कीमत कितना है? 60 रुपए है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 पेन? तो 15 पेन का कीमत कितना होगा? 15 पेन का कीमत कितना होगा? दोनों में से पहला वाला जो, ये वाला जो इक्वेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है? इनवर्सली का है. ये समझना बहुत जरूरी है. और ये वाला प्रश्न डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? डायरेक्टली. पेन का संख्या बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, पेन का संख्या कम होगा तो पैसा भी कम होगा. लेकिन यहाँ पे अगर आदमी बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम लगेगा, और आदमी कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेगा. जो इनवर्सली होगा उसमें हमेशा आदत डालो कि ऐसे करके एक मार्क बना लो, ऐसे करके एक मार्क बना लो. और जो डायरेक्टली उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं. अब देखो इसका आंसर कैसे फट से निकल जाएगा. एक बार इसमें मैं और लिख देता हूं. 12 है, एक्स है, और 8 और 6 है ना. ये नंबर ऑफ मैन है, और ये नंबर ऑफ डेज है. ये इनवर्सली है, इसलिए मैं ऐसे करके एरो बनाने बोला. ठीक है. दूसरा वाला क्या था? 12 60 15 एक्स. 12 60 15 एक्स. ये क्या है? 12 पेन का पेन है, और ये क्या है? कॉस्ट है. ये क्या है? कॉस्ट है. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली में आपको कुछ नहीं करना है. कितना सिंपल है प्रश्न देखो. 12 अपॉन 15, 12 अपॉन 15.
इज इक्वल टू 60/x। सीधा सीधा आपको इक्वेशन ही मिल गया। इसको अगर आप लोग अनुपात के फॉर्म पे लिखते तो क्या लिखते? 12:15 प्रोपोर्शनल टू 60/x। यही प्रोपोर्शन है, यही क्या है? प्रोपोर्शन है। आप लोग टेबल के फॉर्म पे ही करना, कभी भी एक प्रश्न बनाओगे तो टेबल बना के करो, सटीक है एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया? एक चीज और बता रहा हूं, ये वाला प्रश्न एक पार्ट होता है मैथ्स में एक एक नियम का। एक एक नियम मतलब यूनिटरी मेथड, कि आप एक पेन का कीमत निकालो, फिर उसके हिसाब से 12 पेन का कीमत निकालो, वो सब में मत उलझना। सीधा सीधा प्रोपोर्शनल का मेथड से ऐसे करके बैठा और निकल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, 12 और x इंटू हो जाएगा, 12 और x इंटू हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 60/15। उसके बाद x इधर ही रह गया, 16/15। ये वाला 12 क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। 12 1 जा 12, 12 5 जा 16। x इज इक्वल टू 15 5 जा आ गया। 15 पेन का कीमत कितना होगा? ये समझ में आया? ठीक है। इसमें क्या अलग करना है हम लोगों को, देखो इस पे, ये इस एरो का ये मतलब है कि आपको ये 12/x है, जब ये अगला क्वांटिटी लिखोगे तो ये 6 आपका ऊपर चला जाएगा, 8 आपका नीचे आ जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। इसमें मैं ऐसा कुछ किया क्या? 12/15 बराबर 60/x, इसीलिए ये डायरेक्ट है, इसीलिए ये डायरेक्ट है। ये उल्टा है, विक्रम है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, और अगर ये पहला वाला घट गया तो दूसरा बढ़ जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पे उल्टा करना पड़ता है। 6 ऊपर चले जाता है, 8 नीचे आ गया। समझ में आया? अब ये भी बन जाएगा 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 6/x। 12 इंटू 8, 6 इधर अपॉन में आ जाएगा, बराबर x। अब देखो 6 बन जा, 6 2 जा 8 2 जा 16 आपका आंसर है। अगर इस काम को 6 दिन में खत्म करना है तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 16 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? एकदम सिंपल है। ठीक है, ये हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग और इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रोपोर्शन इसमें होता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है? मिक्स्ड प्रोपोर्शन कठिन नहीं है, इसीलिए मैं एक साथ बता दे रहा हूं। मिक्स्ड प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित समानुपात। मिश्रित समानुपात। मिक्स्ड प्रोपोर्शन के बारे में आप अगर इस चीज को समझ गए, क्या मैं बताया था आप लोग को, A:B, और फिर एक रेशो दिया है C:D, फिर एक और रेशो दिया है E:F। अगर ऐसा रेशो दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? A/B बराबर C/D बराबर E/F। इस इक्वेशन पे अगर किसी, ध्यान दो बच्चे लोग, इस पे अगर किसी एक क्वांटिटी को निकालना है तो क्या करना है हम लोगों को? भाई हम लोग का एक ये था, A:B दिया हुआ है, ठीक है, और मान के चलो B:C दिया हुआ है। A:B और B:C दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे? A/B और B/C, और ये B को इक्वल करते थे, याद है? रेशो जब पढ़ रहे थे इक्वल करते थे। फिर एक कंडीशन आया कि हम लोग के पास 3 रेशो था, तब मैं बताया कि कुछ को इक्वल करने का जरूरत नहीं है, सीधा क्या करने बताया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ, रुको। अगर मान के चलो आपके पास 3 रेशो है, नॉर्मली प्रोपोर्शन में मैं क्या बताया हूं, 2 रेशो आपस में इक्वल है, तो 4 क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी निकालना है। मिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपके पास 3 रेशो है, मतलब 3 क्वांटिटीज है। 3 क्वांटिटीज वाला कंडीशन पे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऊपर ऊपर का एक साथ इंटू हो जाएगा, नीचे नीचे का एक साथ इंटू हो जाएगा। चलो बताता हूं मैं, क्वेश्चन कौन सा है इसका। मिक्स्ड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है,
8 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं और किसी काम को वो लोग 5 दिन में खत्म करते हैं। किसी काम को वो लोग 5 दिन में खत्म करते हैं। तो 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। कितना घंटे? 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। तो उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? हाँ, वही तो, 6 घंटे। अभी तक मैं आपको क्या बताया? 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये इसके पहले का क्वेश्चन था। ये इसके पहले का क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन था ना। हम लोग को एरो लगा के पलट के आंसर निकाल लेना था। मिक्स्ड प्रोपोर्शन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, 3 क्वांटिटी रहेगा। 8 आदमी किसी काम को प्रतिदिन 4 घंटे करके 5 दिनों में खत्म करते हैं। तो 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? इसमें जो टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा? एक मैन का बनेगा, एक आवर्स का बनेगा और एक डेज का बनेगा। ठीक है, तो 8, 4 और 5, 12, 6 और x, 3 प्रोपोर्शन, 3 रेशो मिल गया आपको। जब भी 3 रेशो मिलेगा, अच्छा इसमें अभी समझने के लिए कंफ्यूज नहीं होना इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लेके। सिर्फ समझो, मैं क्वेश्चन करते हुए मैं अच्छे से बता दूंगा कहां इनवर्सली का साइन आएगा, कहां। बच्चे लोग आपस में बात नहीं करो, 5 मिनट ध्यान से सुनो। अभी हम लोग जो प्रोपोर्शनल इसके पहले पढ़े, इनवर्सली और डायरेक्टली, उसपे हम लोगों के पास 2 रेशो था। 2 रेशो था ना। ये वाला प्रश्न को मिक्स्ड प्रोपोर्शन का इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 3 रेशो रहता है। क्वांटिटी 3 तरह का रहता है। पहला क्वांटिटी मैन हो गया, दूसरा आवर्स हो गया, तीसरा डेज हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा इनवर्सली और कौन सा डायरेक्टली है। तो अभी उसके चक्कर में मत पड़ो, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी ये देखो कि ऐसे वाला क्वेश्चन में और ध्यान नहीं देना है। इसमें क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 इंटू 5, ऊपर ऊपर का एक तरफ इंटू हो जाएगा और नीचे नीचे का एक तरफ इंटू हो जाएगा। समझ में आया बात सबको? थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा? डायरेक्टली और इनवर्सली में कोई एक क्वांटिटी ऊपर और नीचे जाएगा। वो मैं क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तब अच्छे से समझा दूंगा। अभी इतना बात समझ में आया मिक्स्ड प्रोपोर्शन में कि ऊपर ऊपर का इंटू कर देना है, नीचे नीचे का इंटू कर देना। ये क्वेश्चन आपको और डायरेक्ट भी आ सकता है कि ए बी इज इक्वल टू 5/6, सी डी इज इक्वल टू 4/7, 4/7, DE is equal to 3/2. फाइंड AE, फाइंड AE, ऐसे भी आ सकता है। अच्छा, फाइंड AE को छोड़ो, अगर ऐसा कंडीशन रहेगा और मान के चलो DE में आपको ये सॉरी EF है ना, इसमें AB है, CD है, EF है। इसमें मान के चलो कि आपको E नहीं दिया हुआ है, A आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? 5/6, 4/7, x/2, ये वाला इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन बन गया ना। तो इसमें अपन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर 3 रेशो है तो सीधा सीधा क्या करोगे आप लोग? 5 इंटू 4 इंटू एक्स, 6 इंटू 7 इंटू 2। अब x को इधर ही रखना, 5 और 4 को इधर अपॉन कर देना। समझ में आया? समझ में आया? मिक्स प्रोपोर्शन का है। अब हम लोगों का इस पार्ट में लगभग सभी चीजें हो गया है। कल हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है।